हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक सैप के नए टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा परचेज रिक्वेजिशन। अगर अपने प्लांट के मेंटेनेंस के लिए अगर हमें कोई मटेरियल मार्केट से परचेज करके मंगवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम सैप में उसकी एक रिक्वेजिशन बनाते हैं, उसके बाद हम उसका परचेज ऑर्डर बनवाते हैं, तब जाकर मटेरियल हमारे कहीं स्टोर में आ पाता है। तो समझ लेते हैं इसका प्रोसीजर किस टाइप का है। तो सबसे पहले जो हमारा सैप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है उसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही हम उसमें डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप का हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में हम प्रोडक्शन पीआरडी यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। परचेज रिक्वेजिशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सैप के यूज़र मेन्यू में पहुंच पाएँ। उसके लिए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर हम इसके मेन पेज में पहुंचेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमारे सामने इस टाइप का एक सैप का मेन होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि अपनी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ये होता है हमारा सर्च बार। परचेस रिक्वेजिशन बनाने के लिए जिस टी कोड का हम यूज़ करते हैं वो होता है ME51N। ME51N। इस सर्च बार में इस टी कोड को हम लिखेंगे, उसके बाद हम एंटर हिट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें से हम देख लेते हैं इसके जो मेन्यू बार है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला ये ऑप्शन जो कि हमारा सेव का होता है। जब भी हम कोई पीआर बना लेते हैं उसके बाद उसे सेव करने के लिए हम इस आइकन का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो कोई भी मटेरियल होंगे हम इस साइड में उसका डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे। ये हमारा क्रिएट पीआर के लिए होता है। इसके बाद हमारा आता है अदर परचेजिशन रिक्वेस्ट। अगर हमने कोई पीआर पहले बना रखी है उसकी डिटेल्स को हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज रिक्वेजिशन सेलेक्ट करके उसका नंबर डाल देंगे। अगर हम किसी पीओ की डिटेल को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से पीओ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका पीओ नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम अदर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही कोई पर्टिकुलर नंबर का पीओ है जिसे हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एंटर किया, फिर यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में पहुंचे तो उस पर्टिकुलर पीओ की सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है, जो कि हमारा फ्रेमवर्क ऑर्डर का था। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ से हमने ME51 एंटर किया फिर से। इसके बाद हम होल्ड होल्ड का यूज़ हम तब करते हैं जैसे मान लीजिए हमने कोई पीआर बना रखी है, उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन होना बाकी है, तो हमें डिस्कशन के बाद उसमें कुछ एडिट भी करना पड़ेगा। तो इसको हम सेव ना करते हुए हम इसको होल्ड में ले लेते हैं। इसके बाद ये देखिए ये आइकन बना हुआ है तराजू जैसा, चेक। जब भी हम कोई पीआर बनाते हैं उसमें अगर हमसे कोई एरर रह जाती है उसको चेक करने के लिए हम इस चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, जो कि अपनी आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। ये होता है हेल्प। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। पर्सनल सेटिंग, ये पर्सनलाइजेशन के लिए सेटिंग दी होती है, जिसे हम एक बार अपना एडिट कर लेते हैं फिर से सेव कर देते हैं। कैंसिल, अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा पर्टिकुलर पीआर से हम बाहर हो जाएंगे। तो अभी हम फिर से 51N ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा बना हुआ है एक शॉपिंग कार्ड, जैसे आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो सिंबल दिया होता है वही यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि किस तरीके का हमें पीआर जनरेट करना है। हमारे सामने अभी 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से हम 2 ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा फ्रेमवर्क रिक्वेजिशन। मान लीजिए अगर हमें कोई सर्विस पीआर बनानी है या किसी ठेकेदार से कोई काम करवाना है, उस तरीके की पीआर बनाने के लिए हम फ्रेमवर्क पीआर बनाते हैं। अगर हमें कोई मटेरियल कोई बाहर से परचेज करके मंगवाना है तो उसे हम परचेज रिक्वेजिशन में बनाते हैं, मतलब नॉर्मल पीआर। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं एक नॉर्मल पीआर बनाने वाला हूँ एक आरटीडी के लिए, तो यहाँ से मैंने परचेज रिक्वेजिशन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो आपको अभी एक एम्प्टी ब्लॉक दिख रहा है, जब हम अपनी पीआर कंप्लीट कर लेंगे उसे सेव करेंगे तो वो नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एडिट करने के लिए ढेर सारे मेन्यूज़ दिए होते हैं, जिनका यूज़ हम अपने परचेज रिक्वेशन बनाने के दौरान अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो इसका यूज़ हम करते हैं। अब यहाँ पर आइटम आइटम यहाँ पे 1 2 3 4 से ना आकर 10 20 30 40 से आते हैं, जो कि ऑटो जनरेटेड होते हैं। जैसे जैसे अपना हम मटेरियल बढ़ाते रहेंगे, आइटम बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे यहाँ के नंबर भी बढ़ते रहेंगे। सेकंड ब्लॉक होता है हमारा अकाउंट असाइनमेंट का, जिसको हम ओपन कर लेते हैं तो इतने तरीके के असाइनमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना है तो यहाँ से मैं पी डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा। कॉस्ट सेंटर वाला कोई काम करना हो तो कॉस्ट सेंटर से मैं सेलेक्ट करूँगा। आईओ ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मैं ऑर्डर सेलेक्ट करूँगा। बट अगर मुझे नॉर्मली सिर्फ मटेरियल मंगवाना है तो यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूँगा। उसी तरीके से ही होता है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी में हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड आइटम है हमारा, एक कंसाइनमेंट रिलेटेड है, कोई सर्विस रिलेटेड आइटम है, तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं। बट नॉर्मल पीआर के केस में हम इसे भी एम्प्टी ही रखेंगे। अब आ जाते हैं मटेरियल पे। मटेरियल पे हमें मटेरियल कोड अगर हमें याद है तो हम मटेरियल कोड डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। अगर हमें मटेरियल कोड याद नहीं है तो हमें उसे सर्च करना होगा। सर्च करने के लिए जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी मटेरियल के आगे पीछे हमें स्टार लगाना होता है। अब जैसा कि मैं आरटीडी के लिए आज एक पीआर बनाने वाला हूँ तो मैंने आरटीडी को लिख के स्टार लगाया और एंटर हिट किया। अब मान लीजिए सबसे पहली वाली आरटीडी ही मैं मंगाना चाहता हूँ, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो उसका आइटम कोड अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी में मैंने 1 डाल दिया और एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा उस पर्टिकुलर मटेरियल कोड के लिए उसका शॉर्ट टेक्स्ट क्या है वो हमारे सामने आ चुका है। और जैसा कि मैंने बताया था आइटम में 10 अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे मटेरियल कोड M33 जिस इस मटेरियल से रिलेटेड जो कोई भी कोड होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना होता है रिक्वेस्टेड बाई, मतलब कौन इस ऑर्डर को मंगा रहा है। तो या फिर तो मैं अपना नाम डाल दूँ या मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम डाल दूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हिट कर दिया, इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के आ रहा है। जैसे मैं इस ट्रायंगल के मैसेज को टिक करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कैन डिलीवरी डेट बी मीट 26/12/2023। इस डेट से पहले मैं इस आइटम को नहीं मंगा सकता, तो इसलिए सबसे पहले मुझे इस डेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा 26। जैसे मैंने यहाँ पे 26 कर सेलेक्ट करके एंटर करूंगा तो ये वाला जो ट्रायंगल था वो चला गया। अब जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक तराजू बना हुआ है, इससे हम चेक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे तराजू से चेक किया तो उसने शो किया मुझे कि नो फंड सेंटर एंटर्ड, कोई भी फंड सेंटर आपने एंटर नहीं किया है, ये इसकी एक कमी बची हुई है। तो मैंने इसको यहाँ से कट किया। उसके बाद मैं अकाउंट असाइनमेंट में गया, यहाँ से हमारा जो फंड सेंटर था, जो कोई भी हमारे प्लांट का फंड सेंटर होगा उसे हम एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं इसको, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो एनुअल बजट है वो 1545 रुपये एक्सीड हो रखा है। मतलब जो ये फंड सेंटर है इसमें हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। तो या फिर तो अब हम कोई दूसरा फंड सेंटर यूज़ करें या इस फंड सेंटर में हमें अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ इस आरटीडी की वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, तो मुझे वैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिखा रहा है 1545 रुपये का एक आरटीडी परचेस मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही एंटर किया था, यहाँ पे 1545 है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो देखिए यहाँ पर रेट जो है जस्ट डबल हो गए। इसके अलावा मान लीजिए दोस्तों ये आरटीडी है, इसमें लेंथ 1500 mm लिखा हुआ है बट मुझे 1200 mm की चाहिए। तो उसके लिए या फिर तो मुझे 1200 mm का कोड सर्च करना होगा या फिर यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाऊँ। टेक्स्ट में जो आइटम टेक्स्ट है यहाँ पर मैं लिख दूँ कि मुझे आरटीडी लेंथ 1500 की नहीं 1200 चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक हेडर ऑप्शन भी दिया होता है कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर ये लिखना कि ये आरटीडी किस किस स्पेसिफिकेशन की होगी, इसका यूज़ हम क्या क्या करेंगे, इसका पूरा हेडर टेक्स्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये सारा काम करने के बाद अगर हमें इसमें कोई भी एडिटिंग करना बाकी है या फिर हमें कोई डिस्कशन करना बाकी है तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पीआर को अगर हम सेव करना चाहें तो यहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं और सेव करने के बाद भी हम उसे एडिट कर सकते हैं। हमारे पास दो दो ऑप्शंस हैं बट मुझे अभी इसे सेव नहीं करना है, इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी ठेकेदार के लिए या किसी सर्विस ऑर्डर के लिए अगर हमें ये पीआर बनानी पड़े तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसे चेंज करना होगा। डॉक्यूमेंट टाइप को हम सबसे पहले फ्रेमवर्क रिक्वेजिशन में लाएंगे। फ्रेमवर्क रिक्वेजिशन लाने के बाद यहाँ पर जो हमारा ए असाइनमेंट कैटेगरी था यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर लेंगे। जैसे ही हमने कॉस्ट सेंटर यहाँ पे प्रेस किया यहाँ पे की ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेकंड जो हमारा आइटम कैटेगरी है उसमें हमने सर्विसेज ले लिया, क्योंकि हमें मान लीजिए एयर ड्रायर का कोई सर्विसिंग करवानी है तो यहाँ पे हमने डी आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट में एयर ड्रायर, एयर ड्रायर की सर्विसिंग करानी थी, हमारे पास एक एयर ड्रायर की सर्विस करानी है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमने इसे एंटर हिट किया।
अब जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे मटेरियल ग्रुप, जो कि हमारे पिछली बार अपने आप ही आ गया था, यहाँ पर नहीं आया क्योंकि ये सर्विसेज का है। तो यहाँ पे हमें मटेरियल ग्रुप खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक सिंगल क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद हमारे सामने जितने भी हमारे एंट्रीज हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए हमारे जो एयर ड्रायर का है वो टेक्निकल का है, सर्विस टेक, तो यहाँ पे M87 अगर हमें याद है तो डायरेक्ट वहाँ पे हम M87 डाल सकते हैं। अगर हमें नहीं याद है तो पूरी एंट्रीज को खोलकर यहाँ पे सर्विस टेक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर अदर किसी सर्विसेज में हम काम कराना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे M87 सेलेक्ट किया, रिक्वेस्टेड बाई इंस्ट्रूमेंट, हमने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हमें सर्विस यहाँ पे फिल करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे सर्विस हमने डाल दिया, सर्विस इंजीनियर फॉर एयर ड्रायर, ये हमने एयर ड्रायर डाल दिया। अब यहाँ पे हमें डालना है कि उसके कितने दिन की विजिट होनी चाहिए। मान लीजिए हमें 2 दिन की विजिट की रिक्वायरमेंट है तो हमने 2 किया यहाँ पे। यहाँ पर हमने डेज कर दिया, डे। अब मान लीजिए 1 दिन का पैसा वो 5,000 लेता है, ये हमने 5,000 डाल के एंटर किया। इसके बाद हमें GL अकाउंट और फंड सेंटर डालने होंगे। अभी मैं रफली कोई भी GL अकाउंट और फंड सेंटर डाल देता हूँ। आपके प्लांट का जो फंड सेंटर होगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिन की विजिट थी, यहाँ पे 5,000 1 दिन की विजिट चार्जेस है। तो हम जब आगे बढ़कर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रॉस वैल्यू जो है वो 10,000 हो जाएगी। अब मान लीजिए इस सर्विस इंजीनियर के आने जाने का चार्ज भी टू एंड फ्रो, वो भी हमें अपनी कंपनी की तरफ से ही देना है। तो यहाँ पे हम टू एंड फ्रो लिख कर, आना और जाना मतलब 2 दिन, ईए, क्योंकि ये ईच में आता है तो इसलिए हमने यहाँ से ईए सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए उसका 1 दिन का आने जाने का खर्च होता है 2,000 रुपये, हमने इसे एंटर किया। अगेन हमें GL अकाउंट, कॉस्ट सेंटर और फंड सेंटर को फिल करना होगा। तो हमने कॉस्ट सेंटर, फंड सेंटर सबको फिल करके ओके कर दिया। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5,000 रुपये उसकी 1 दिन का सर्विस चार्ज है तो 10,000 हो गया। एक तरफ का आने जाने का खर्चा उसका 2,000 है तो 2 मतलब 4, 9,000, 5 4 9। अब आगे हम देख लेते हैं। देखिए 10,000 हो गया, ये 4,000 हो गया। अगर अब हम देखना चाहते हैं टोटल वैल्यू अगर कितनी बनती है हमारी, तो हम वैल्यूएशन में आ जाएंगे। वैल्यूएशन में हमें यहाँ पे 14,000 दिखा देगा। अकाउंट असाइनमेंट में कुछ देखना चाहें तो हमारे सामने सारी एंट्रीज जो हमने वहाँ पे फिलअप की थी वो हमारे सामने आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट में लिखना चाहें कि हम किसी सर्विस इंजीनियर को बुला रहे हैं, वो पर्टिकुलर कुछ आइटम्स, कुछ सामान के साथ ही हमारे प्लांट में आए, तो यहाँ पे हम उसका टेक्स्ट आइटम भी लिख देंगे। और ये सारा काम करने के बाद हमें इसको सेव कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे तो नीचे यहाँ पे हमारे एक नंबर डिस्प्ले करेगा। तो वो डिस्प्ले होगा हमारा PR का, परचेज रिक्वेजिशन का जो नंबर होगा वही हमारा PR नंबर कहलाएगा। अब चूंकि मुझे इस सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल, नो। अब मान लीजिए हमारे पास पहले से ही कोई एक PR नंबर था, उसको हमें चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो हमारा अदर परचेज रिक्वेजिशन या शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करके भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए पहले से ही एक एयर ड्रायर का कॉपी करके रखा है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और फिर एंटर हिट किया। तो उसके बाद हमारे सामने जो हमारे एयर ड्रायर के सर्विस इंजीनियर के लिए विजिट के लिए हमने जो अपनी परचेज रिक्वेजिशन बनाई थी वो अब हमारे सामने है। अब हम देख लेते हैं इसकी सर्विसेज को ओपन कर लेते हैं। इसे सर्विसेज को ओपन किया जो कि हमारे 7,500 की पर विजिट थी और 3,000 रुपये उसका आना जाना था। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। टोटल वैल्यूएशन देखना है तो हम यहाँ पर आ गए। अकाउंट असाइनमेंट देखना है तो हमने ये सब देख लिया। ये हमारे सारे मेन्यूज एक साथ ओपन हो सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट में आ गए। टेक्स्ट में हमने ऐसे कोई स्पेशल टेक्स्ट नोट नहीं लिखा हुआ था। अभी हम हेडर भी चेक कर सकते हैं। हेडर में हमने सिर्फ यही लिखा था, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एयर ड्रायर। तो दोस्तों परचेस रिक्वेजिशन बनाने का प्रोसेस ये होता है जो आज हमने समझा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परचेस ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।